नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर हिंदी क्लासेस में। जैसा कि हम इस कक्षा से पहले 5 कक्षाओं की चर्चा हम कर चुके हैं और उन 5 कक्षाओं में 50 प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं रिटन में, और उनके साथ साथ 4 ऑप्शनों के साथ साथ ये मान के चले आप कम से कम 200 प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि आपके लिए जिस पेपर में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल या मददगार होने वाले हैं। और मुख्य रूप से हम सीईटी की जो परीक्षा बहुत नज़दीक है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इन कक्षाओं में उन प्रश्नों की, उसी प्रकार के प्रश्नों की, किस प्रकार के प्रश्न HSSC ने आज तक पूछे हैं उसी प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही है और इसी प्रकार से आप इन कक्षाओं में जुड़े रहे, इसी प्रकार से आप इन कक्षाओं में बने रहे। तो यकीन मानिए कि जो 7 से 10 नंबर तक की हिंदी इन पेपरों में पूछी जाती है वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। सिर्फ मनोयोग के साथ ध्यान लगाकर जैसा जैसा आपको बताया जाता है वैसा वैसा आप देखिए, और कुछ ही दिनों में आपके लिए थ्योरी की कक्षाएं भी शुरू कर देंगे। तो आज के इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं देरी ना करते हुए। श्याम सोता है, क्रिया पूछिए इसमें किस प्रकार की क्रिया है। एक तो सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है या एक कर्मक है। श्याम सोता है, क्या सोता है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसी क्या को लगाकर हम पूछते हैं सोता है, क्या सोता है, कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर ये कहते हैं ना श्याम खाता है, तो क्या खाता है, सेब खाता है, संतरा खाता है, अंगूर खाता है, रोटी खाता है, हलवा खाता है, लड्डू खाता है, कुछ भी खाता है, तो हो जाता कि हमें खाने की क्रिया पता चल रही है, क्या खाता है। अगर क्या खाता है तो पता चलता, अगर क्या सोता है, क्या सोता है। मैं आपसे पूछूं कि सो रहा है, क्या सो रहा है, मतलब क्या सो रहा है, नींद में सो रहा है, नींद में सो, क्या सो रहा है, कुछ नहीं, जवाब नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये सकर्मक नहीं है। अगर सकर्मक नहीं है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे आप, मेहनत तो सारे ही करते हैं लेकिन आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है। सकर्मक नहीं है तो फिर इसमें ये द्विकर्मक, जब कर्म ही नहीं है तो द्विकर्मक कहाँ से होगा, और द्वि नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो एक कर्मक की बात कर रहे हैं। इसमें ए नंबर और डी नंबर में कोई अंतर ही नहीं है, तो सीधा का सीधा उत्तर हमें दिख रहा है, क्या है ये, अकर्मक। कौन सा वाक्य है, अकर्मक वाक्य है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगर आपको कक्षाएं, जो पीछे वाली कक्षाएं आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें एक बार। कोई प्रश्न आपसे हुबहू ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाएं, इनको प्रश्नों को बदल कर पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न का पैटर्न और इसका जो पूछने का तरीका है वो ऐसे ही होने वाला है। हम आसान प्रश्न नहीं लेके आए हैं, ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो मतलब कि आपको परीक्षा में कंपटीशन में लेके जाएं, और कितनी भी आपसे मुश्किल प्रश्न पूछ ले तो वो प्रश्न आपके गलत ना हो। कश्मीरी सेब, इसमें विशेषण पूछा है आपसे। विशेषण यानी जो सेब है, सेब की विशेषता बता रहा है, कैसा सेब। अगर मैं कहता लाल सेब, क्या कहता, लाल सेब, अगर मैं आपसे लाल सेब की चर्चा करता तो ये गुण बता देता। अगर मैं आपसे पूछता, आपसे कहता 10 सेब, क्या कहता, 10 सेब, तो ये संख्या बता देता। और इसी प्रकार से अगर कुछ सार्वनामिक की बात करें तो सार्वनामिक में भी 2 प्रकार से पूछ ले जाते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक, तो इसका उत्तर क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें लाल सेब, सेब की कोई विशेषता बता रहा है लेकिन गुण में नहीं बता रहा, और ना संख्या में बता रहा है। और सार्वनामिक तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्वनाम नहीं है, सीधा कश्मीर दे रखा है। तो आपको पता है व्यक्तिवाचक विशेषण की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण आपके सामने लिखा हुआ है, संख्यावाचक लिखा हुआ है, सार्वनामिक लिखा हुआ है,
और व्यक्तिवाचक विशेषण लिखा हुआ है। कई तो ऐसे जो एक पहली बार सुन रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण के और भी उदाहरण है, जैसे जयपुरी भुजिया। भुजिया कहाँ के? बोले जयपुर के। जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वो भारतीय लोग, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से ये भारतीय लोग, लोग कैसे? भारतीय, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए। और एक सर्वनामी को संकेत भी कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? संकेत, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं इसको, सार्वनामी को। और व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और पांचवा लिख लीजिए आप, पांचवा होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामों की संख्या है, सर्वनामों की संख्या है। कितनी संख्या होती है? 6 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 10 होती है। कितनी संख्या होती है? ये प्रश्न बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। बिल्कुल प्रश्न आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन संख्या ये कंफ्यूज कहाँ करते हैं, हमें दिक्कत कहाँ देते हैं, ये समस्या कहाँ डाल देते हैं। पता है, सीधा उत्तर लगाएंगे आप। बोले सर्वनामों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या 7 होती है। अब कई 6 देखा है पहले, 6 लगा देंगे बिल्कुल। 6 कब लगाना है आपको? जब आपसे पूछे सर्वनामों के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे पूछे भेद, तो भेद होते हैं, अगर आपसे पूछे भेद कितने होते हैं सर्वनाम के, तो भेद होते हैं 6। अगर आपसे पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 7। अगर 7 ऑप्शन में ना दिया हो, 11 दिया हो, तो 11 आप कर सकते हो। अगर 7 दिए और 11 दिए तो आपको 7 ही करना है। क्या करना है? 7 ही करना है। मैं भेद बता देता हूँ आपको, कौन कौन संख्या कौन कौन सी है सर्वनामों की। तो जैसे सर्वनामों की संख्या आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मैं, तुम, क्या, कौन, कोई, वह, और एक है यह। ये होते हैं 7। संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 3 और 3 6 1 7। अगर आपसे पूछ ले 11, 11 कैसे? सर्वनाम की कक्षाएं लगा चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको अच्छी प्रकार से देखें भी। इनका 11 किस प्रकार से कई बार बता दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 ही होते हैं। कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, आपको 7 ही मानना है। अगर 7 ऑप्शन में ना हो, अगर 11 दिया हो तो 11 कर सकते हो आप, लेकिन संख्या में अगर 7 ही दे रखा हो उत्तर में और 11 दे रखा हो तो आप 7 करना है आपको। संख्या, इस बात का आप ध्यान रखिए कि सर्वनाम की संख्या इसने पूछी है, सर्वनाम के भेद नहीं पूछे। भेद की हम चर्चा अगले प्रश्न में करते हैं। जैसे भेद देख लीजिए आप, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये संख्या में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अगर आपसे पूछे भेद पूछे इनके कितने होते हैं, भेद पूछे आपसे कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अगर संख्या पूछे आपसे तो कितनी होती है? 7 होती है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कक्षा आपको अच्छी लग रही है, पीछे की जो प्लेलिस्ट है उनमें आप जाके ज़रूर देखें। और जो थ्योरी की क्लास लगाई हुई है, जो थ्योरी करवाई हुई है पूरी डिटेल के साथ, ट्रिक के साथ करवाई है, उनको भी आप ज़रूर देखें। कि आपके लिए जो इस चैनल पे हिंदी के जो रिगार्डिंग जो हिंदी की क्लासें लगी हुई है, वो आपको मुख्य रूप से बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ एक एक चीज़ पर, एक एक प्रश्न पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न पर व्याख्या के साथ समझाया हुआ है। और आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा
कंटेंट ले गया हूं। बालक ने भिखारी को रोटी दी। बालक ने भिखारी को रोटी दी। बालक वाक्य में भिखारी को कौन सा कारक है? बालक ने रोटी दी, ये देख लीजिए, यहां से आप इसको देखिए। बालक ने रोटी दी, किसको दी? भिखारी को दी। तो भिखारी को दी। कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को चिन्ह आता है, और आगे संप्रदान की बात करें तो भी को चिन्ह आता है, ठीक है। और अपादान से अलग होना, करण कर्ता की बात करें, कर्ता इसमें दिया नहीं है। कर्म की बात करें तो को, और करण से, तो से इसमें नहीं है। बालक ने कर्ता है, कर्ता ने रोटी दी, किसको दी? भिखारी को दी। यानी इसके अंदर कारक कौन सा होगा? कारक होगा इसमें संप्रदान। क्या होगा? इसमें संप्रदान कारक होगा। कारण क्योंकि कर्ता से कोई चीज अलग हो रही है, या दान दे रहे हैं, तो उस दान देने वाली वस्तु के अंदर कौन सा कारक लगता है? संप्रदान कारक लगता है। ये कारक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अच्छा, यह आ जाता है अलंकार का। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे और कलियां मुस्काई, पंक्ति में अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। भ्रांतिमान भी कोई वस्तु की, या कोई कवि अपने इस कविता के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से एक भ्रांति उत्पन्न कर रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उत्प्रेक्षा बिल्कुल नहीं है। श्लेष कोई दो अर्थ चिपके हो, क्या हो? अर्थ चिपके हो, ऐसा भी नहीं है इसमें। इसमें फूल हंसे, एक ट्रिक आप देखिए, एक ट्रिक है कि फूल हंसे, क्या फूल सच में हंस सकते हैं क्या? कलियां मुस्काई, ये कलियां मुस्कुरा रही है, फूल हंस रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कभी भी? फूल हंस रहे हैं, हंसने का काम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मुस्कुराने का काम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, प्राणी कर सकता है, और प्राणियों में मनुष्य कर सकता है। तो ये देखो, एक प्रकृति के साथ जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, जो मानव की क्रियाएं हैं, प्रकृति के साथ जोड़ दी गई है। भी फूल हंसे कलियां मुस्काई, ऐसी पंक्ति आपको, ऐसी लाइनें मिले जो मनुष्य यानी जो मानव कर सकता है, और उन मानव की क्रियाओं को किसके साथ जोड़ दिया? प्रकृति के साथ जोड़ दिया। प्राकृतिक के साथ जोड़ दिया तो इसमें होता है मानवीकरण। ये नाम मानव से याद रख सकते हो, मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के, तो मेघ बन ठन के, सज संवर के, मेघ है जो बादल हैं वो बन ठन के, सज संवर के आ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि उनको जो बन ठन के, सज संवर के, एक मनुष्य है, प्राणी जो मनुष्य है, मनुष्य जाति है, जो व्यक्ति है, वो ही बन ठन के, सज संवर के आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने, कवि ने क्या अपनी कलम से एक प्रकृति को, ऐसा व्यक्ति की जो मनुष्य क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को दर्शा दिया। तो क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार। तो मानव की क्रियाओं को किसी प्रकृति पे थोप देना। आगे देखिए, धनंजय का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है क्या है? धनंजय का पर्यायवाची नहीं है। धनंजय कहते हैं अग्नि को। किसको कहते हैं? अग्नि को। अग्नि का कृशानु है, अनल भी है, दहन भी है, और दनुज नहीं है। क्या नहीं है? दनुज नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? दनुज नहीं है। और दनुज का होता है नव, राक्षस। तो इसलिए उत्तर होगा हमारा कौन सा? उत्तर होगा डी। शुद्ध शब्द है, क्या दे रखा है? शुद्ध शब्द है। इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 57 की चर्चा हम कर रहे हैं। कक्षा अगर आपको पसंद आ रही है,
अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से प्रतिदिन हमारे लिए वीडियो अपलोड हो, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करवाएं, दोस्तों को बताएं। और सीईटी के लिए जो मुख्य रूप से सीईटी की बात करें तो मुख्य रूप से ये सीईटी के लिए चल रही है, लेकिन जहाँ भी जिस पेपर के अंदर हिंदी आती है उनमें सभी यही प्रश्न है, बार बार पूछ लिए जाते हैं। व्याकरण के प्रश्न है, कोई ये तो है नहीं कि कहीं से सीईटी के लिए कहीं और से व्याकरण लेके आएंगे और कोई अन्य पेपरों के लिए कहीं और से व्याकरण यही व्याकरण है। तो और मुख्य रूप से सीईटी के लिए इसलिए है कि कोई परीक्षा का कोई लेवल नहीं है, लेवल नहीं है तो कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ सकते हैं। और अपवादित प्रश्न होते हैं जिनका प्रश्न एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है, वो प्रश्न एचएससी जरूर पूछती है। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न संख्या 57, शुद्ध शब्द बताइए। अध्यावसाय, क्या ये शुद्ध है? आवाहन, किसी को बुलाना, आह्वान करना, ये शुद्ध है। आरोग, ये शुद्ध है। और आहार, ये शुद्ध है। तो अध्यावसान अशुद्ध, क्या है? आह्वान, आवाहन, ये भी अशुद्ध। आरोग, ये अशुद्ध है। और आहार क्या है? शुद्ध शब्द है। अध्यावसान अशुद्ध कैसे हैं? अध्यावसान नहीं होता, इसमें होता है अधि, उपसर्ग होता है और शब्द होता है अवसान। क्या शब्द होता है? अवसान। ये संधि का आ गया साथ में। आज की इस वीडियो में संधि का प्रश्न नहीं है, लेकिन यहीं से संधि हम उठा लेते हैं, एक प्रश्न संधि का। अधि प्लस अवसान, इसमें संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? ई दे रखा है और आगे दे रखा है ए, दोनों स्वर हैं। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई को हो जाता है य। तो क्या हो जाएगा इसमें? ई को य, अध्यय, ई को यह हो गया। और यह आधा होता है इसमें, तो इसको ए को मिला लेते हैं, अध्याय व सान। तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो शब्द क्या बनेगा हमारा? शब्द बनेगा अध्यय अवसान। आ की मात्रा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि अध्यय अध्या तो प्लस अवसान कर देते हैं, लेकिन दीर्घ संधि नहीं है इसमें। इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है, अधि उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन आपने को यहाँ याद रखना है कि अधि अध्यावसाय, ये ज़्यादातर गलत होता है परीक्षा में, यही। और अगला देखिए आप, आवाहन नहीं होता, आह्वान नहीं, आ है आधा होता है, आहवान होता है, आवाहन नहीं होता। बहुत बार कहते हैं आवाहन करो, आवाहन किया, तो आह्वान होता है, आवाहन नहीं होता। ठीक है, ये शुद्ध शब्द होता है। आरोग, आ उपसर्ग लगने के आरोग्य, शुद्ध शब्द होता है आरोग्य। रोग शब्द शुद्ध है। रोग क्या है? रोग शब्द शुद्ध है, लेकिन इसमें यह प्रत्यय जुड़ने के बाद में और यह प्रत्यय जुड़ने के बाद में, आ उपसर्ग जुड़ने के बाद में ये आरोग्य शब्द बनता है। क्या बनता है? आरोग्य। आरोग्य नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। कर प्रत्यय युक्त, कौन सा प्रत्यय? कर। कर प्रत्यय युक्त शब्द है पुरस्कार, हितकर, विकर, आविष्कार। कर प्रत्यय युक्त शब्द है पुरस्कार, कर प्रत्यय युक्त शब्द है हितकर। हित प्लस में कर, क्या शब्द होगा? हित प्लस कर प्रत्यय है इसके अंदर, तो शब्द होगा विकर, कोई शब्द नहीं है। और आविष्कार और पुरस्कार, इनमें दोनों में व्यंजन संधि है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। इन पुरस्कार और आविष्कार की हम पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से चर्चा की है। इन दोनों संधियों के बारे में चर्चा की है, इनको आप ज़रूर देखें। अगर ना समझ में आ रही है आपको ये चीज़ें दोनों, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जय उपसर्ग का विलोम उपसर्ग क्या होता है? यानी किसी का जय क्या होता है? जय उपसर्ग। जैसे जय उपसर्ग है कि विजय के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विजय के लिए।
तो विजय के लिए प्रयोग किया जाता है जय। तो इसी प्रकार से हार के लिए भी तो किया जाता होगा। तो हार के लिए इसमें होता है परा, पराजय शब्द हो गया, क्या हो गया, पराजय। जय का मतलब होता है जीत और परा उपसर्ग लग गया तो हार। तो इसी प्रकार से इसका विलोम क्या हुआ, परा उपसर्ग। क्या हुआ, परा उपसर्ग। और अ उपसर्ग की हम चर्चा कर चुके हैं, वी की भी अभी पीछे चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिल तोड़ शब्द में समास है। दिल तोड़, दिल तोड़ शब्द में समास है। कौन सा समास है दिल तोड़? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या बहुब्री है? बहुब्री नहीं है, कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, इसमें समास है तत्पुरुष। और तत्पुरुष अगर इसका आपका पूछ ले, विग्रह पूछ ले, तो क्या होगा, दिल को तोड़ने वाला। दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला कर्ण तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा ये आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपने दोस्तों में बिल्कुल इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी कमेंट रखें। कोई भी आपका प्रश्न है, इनसे हटकर प्रश्न है, तो आप वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और उसकी व्याख्या सहित अगर समझाने की बात हुई तो अगली वीडियो में उसकी व्याख्या के साथ उस प्रश्न को लिया जाएगा। सबसे पहले वो प्रश्न समझाया जाएगा आपका। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार से आप बने